दिल्ली में जब वोटिंग के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं तब हम अभय कुमार दुबे जी के साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, फिर भी जो लोग नहीं जुड़ते उनके लिए बता देता हूं। अभय कुमार दुबे जी हैं जो कि बहुत ही मशहूर जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि दिल्ली में क्या हो सकता है इस हफ्ते में लेकर, और जब अब वोटिंग होने वाली है कुछ आपके आकलन में कुछ बदलाव हुआ है क्या? पिछले हफ्ते आपने बताया था कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाते हुए दिख रही है और ठीक ठाक मार्जिन आम आदमी पार्टी के पास है। अभी कुछ बदलाव है? पिछले हफ्ते मैंने जो आंकड़े आपके सामने पेश किए थे वो आंकड़े दरअसल यशवंत देशमुख की संस्था सी वोटर का जो ट्रैकर चलता है उसके आधार पर थे। उस ट्रैकर में बिल्कुल स्पष्ट था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे है। चुनाव उतनी आगे नहीं है जितनी 2015 या 2020 में हुआ करती थी, लेकिन आगे है। भाजपा का प्रदर्शन अच्छा होगा, कांग्रेस को पहले से ज्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी बनाएगी, ये मैंने कहा था। मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी अभी भी आगे है, लेकिन परिस्थिति पेचीदा हो गई है और नजदीकी हो गई है। अच्छा, उसकी वजह है, मैं 3-4 कारणों को उसकी वजह के रूप में रखूंगा। हाँ। जो जिसको पहले हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था उनकी तरफ, क्योंकि कुछ कारण तो उसमें उस वक्त तक आए भी नहीं थे। पहला कारण यह है कि जो 8वां वेतन आयोग बना, उससे जो सरकारी कर्मचारी थे और जो पेंशन याफ्ता लोग थे, तो उनकी जो नाराजगी है, मेरा मानना है कि भाजपा के प्रति कुछ ना कुछ कम जरूर हुई होगी। जबकि पिछली बार लोकसभा में ही, जैसा कि आपको भी पता है कि आर.के. पुरम में, कैंट में, नई दिल्ली में हाँ। इन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिए थे। और यहाँ पर यहाँ और इन 3 क्षेत्रों में जहाँ की सर बात कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। हाँ। तो वो लोगों की, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो एकदम खुश होकर भाजपा को वोट दे देंगे, लेकिन उनकी नाराजगी पहले के मुकाबले कम हुई होगी। ठीक है। अब उसका चुनाव परिणाम पे क्या असर पड़ेगा, कोई आकलन नहीं लगा सकता, कोई आकलन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अभी केंद्रीय बजट में सरकारी कर्मचारियों से भी ज्यादा आगे बढ़कर लगभग सभी नौकरी पेशा लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है, जो कि एक ऐतिहासिक राहत है। जब 7 दिन बाद में, अब 2 दिन उसमें और निकल गए, 3 दिन और निकल गए, जब 7 दिन बाद जो इनकम टैक्स बिल आएगा तब और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि वो राहत है कितनी। लेकिन फिर भी राहत वो काफी है, अभी के लिए तो वो बड़ी राहत दिख रही है। बड़ी राहत दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनकी दिल्ली में बड़ी बहुतायत है, दिल्ली नौकरी पेशा लोगों का शहर भी माना जाता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर उनमें कोई नाराजगी रही होगी तो वो नाराजगी कम हो गई होगी, और हो सकता है कि उनमें से कुछ का रुझान भाजपा को वोट देने की तरफ बढ़े। लेकिन सर इसमें मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो वर्ग है ये पहले से ही बीजेपी की तरफ झुका हुआ नहीं है क्या? उसके बाद भी कुछ असर हो सकता है कि जो पहले ही है? बहुत सी बातें होती हैं। ये ठीक है, ये भाजपा के प्रति पहले से झुका हुआ है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में अब दिल्ली का जो मध्य वर्ग है वो बड़े पैमाने पर भाजपा को वोट देता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में उसमें से कुछ हिस्सा वापस आता है आम आदमी पार्टी की तरफ। ठीक है। इस बार मुझे लगता है कि वो हिस्सा कम आएगा वापस। अच्छा, वो कम आएगा, तो वहां थोड़ी सी भाजपा को फायदा होगा और आम आदमी पार्टी को थोड़ी कटौती होगी उसके समर्थन में। ठीक है। अच्छा, अब कितनी कटौती होगी, क्या होगा, इन सब चीजों का कोई आकलन नहीं किया जा सकता है। समय भी बिल्कुल नहीं है आकलन। अगर यही चीजें 20 दिन पहले होती, 25 दिन पहले होती, 1 महीने पहले होती, तो ज्यादा आकलन किया जा सकता था। लेकिन अभी तो आप कहीं जाएंगे, लोगों का भी मन भी ठीक से उसमें नहीं बना है। ये भी हो सकता है कि ये चीजें चूंकि इतनी नजदीक हुई हैं, तो हो सकता है कि लोग इनके दबाव में अपनी वोटिंग प्राथमिकता को ना बदलें। ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तीसरी बात यह है कि जो वोटर लिस्टों के अंदर जो फेरबदल किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत मुखर होकर उसका प्रतिवाद किया और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करके पोल भी खोलने की कोशिश की, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हर निर्वाचन क्षेत्र के ऊपर जहां जहां ये बदलाव किया गया है। वो तो एक ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल अंधेरा क्षेत्र है, कोई उसका आकलन नहीं कर सकता। यहां तक कि भाजपा भी नहीं बता सकती कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो एक वो ऐसा मामला है जहां पे मामला फंसा हुआ है। तो अगर इन 3 मामलों को अगर आप देख लें, अच्छा, ये भी नहीं अभी कोई तय कर पा रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस जितनी ऊपर जाएगी, माना जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी को ही नुकसान करेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसमें कई तरह की व्याख्याएं हैं। मैंने पहले भी आपसे एक बार बातचीत में, मेरे ख्याल से फोन पे आपसे बातचीत हुई, तब मैंने आपसे कहा था कि वोटों का एक ऐसा प्रतिशत है, अगर वो कांग्रेस उसको प्राप्त कर ले तो हो सकता है कि वो वोट प्राप्त करे जो भाजपा को मिलते। अच्छा, हाँ, यानी एंटी इनकम्बेंसी के वोट। अच्छा, तो वोटों का 1% ऐसा है कि अगर कांग्रेस वहीं पर रह जाए
तो हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी के को भी नुकसान ना पहुंचा पाए और एक तरह से वो एक तरह से वो प्रभावहीन हो जाए। अच्छा। और वोटों का 1% ऐसा है कि अगर कांग्रेस वहां पहुंच जाए तो आम आदमी पार्टी के वोटों का नुकसान करने लगे। हाँ। तो ये कांग्रेस के प्रदर्शन पर निर्भर करता है कि वो कहां तक पहुंचती है, उससे भी चुनाव परिणाम के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये 4 ऐसे फैक्टर हैं हाँ। जिनका आज की तारीख में ठीक ठीक आकलन नहीं किया सकता। हम लोग कयास लगा सकते हैं लेकिन ठीक ठीक आकलन नहीं किया सकता। ठीक है सर, मैं ग्राउंड पे घुमा हूं, बहुत से लोगों ने बताया जैसे कि उनको सामान दिया गया, पैसा दिया गया, और कई जगह से ये भी बात आई कि जो है उंगली पर स्याही लगाई जा रही है। ये सब जब घटनाएं होती हैं तो जो आकलन है वो तो मुझे लगता है फिर कर ही नहीं सकते कि इसका क्या प्रभाव होगा। ये दिल्ली में कभी देखा नहीं गया। मैं इन बातों को ये जो बातें आपने बताई हैं, मैं इन बातों को थोड़ा महत्व कम देता हूं। अच्छा। इसलिए कि अगर वोटर को घर से ही ना निकलने दिया जाए, जबरदस्ती रोक दिया जाए, जैसा कि कई जगह उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव में हुआ था, वो तो एक अलग स्थिति है, वो तो एक क्रिमिनल एक्ट है, मतलब जो है जिसका विरोध किया जाएगा, बड़े पैमाने पे बड़े हंगामे होंगे और पता नहीं क्या होगा उस वक्त। लेकिन अगर वोटर घर से निकलता है तो वो केवल इसलिए अपनी वोटिंग प्राथमिकता नहीं बदलेगा कि उसे कुछ पैसे दे दिए गए हैं। अच्छा। या उसे कुछ लालच दे दिया गया है। देखिए, बहुत अगर कोई पार्टी खरीदने में तुल जाए तो वो थोड़े वोटरों को खरीद सकती है, ठीक है, लेकिन भारत में गरीबी बहुत है। लेकिन वो बहुत कम संख्या होती है, उससे चुनाव नतीजा उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रभावित नहीं होगा। अच्छा। ऐसा मेरा मानना है। अच्छा। अगर होता तो फिर तो देश के सब बड़े बड़े पूंजीपति यानी कितने वोटरों को खरीद लेते, वो खुद ही सब MP MLA हो जाते हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ने से बहुत घबराते हैं। अच्छा, जिस पार्टी के पास पैसा होता है उस पार्टी को फायदा होता है, लेकिन पैसे के आधार पर अगर भाजपा चुनाव जीत पाती तो भाजपा तो पिछले 6 चुनावों से हार रही है लगातार। अभी उत्तर प्रदेश में क्या भाजपा ने कम पैसा लोकसभा में खर्च किया होगा, लेकिन वहां पे हार गई बुरी तरीके से। तो पैसे से फर्क पड़ता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो इस वक्त देश में अदानी, अंबानी या कोई बिरला नाम का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता। वो खुद ही बन जाते प्रधानमंत्री, फिर वो किसी पार्टी को समर्थन करने की जरूरत उन्हें क्या थी। ठीक है। अच्छा, आपने पिछली बार संजय कुमार जी का आकलन बताया था, ऐसी आपकी किसी और से बात हुई हो जिसको हम जो है दर्शकों तक बता सकें, जो एक क्रेडिबल वॉइस हो, जिसे एक आकलन लग सके कि हाँ ये हो रहा है? या संजय कुमार जी का ताजा आकलन यही है कि कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो काफी कुछ दिल्ली के चुनावी नतीजे को तय करेगा। अच्छा। हाँ, उन्होंने इस पर एक लेख भी लिखा है भास्कर में। उनका ये आकलन है और बात मैं उनकी बात से सहमत हूँ। देखिए, हर राज्य में चुनावी स्थिति कुछ खास तरह की होती है, दूसरे राज्य से बिल्कुल। हरियाणा की अलग है, बगल में ही है, लेकिन दिल्ली की अलग है, उत्तर प्रदेश भी बगल में है, उसकी अलग है, सबकी अलग अलग होती है। दिल्ली की स्थिति अलग तरह की है। दिल्ली में से हम पूर्वांचली वोटर कहते हैं, उसमें हम जाति को बिल्कुल तय नहीं करते, जाति का कोई फैक्टर नहीं मानते। पूर्वांचली में ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी पूर्वांचली हैं। सब लोग पूर्वांचली हैं। पूर्वांचली का मतलब है गरीब, मेहनतकश, निम्न आय वर्ग, जो अपने अपने गांव, कस्बे, छोटे शहर छोड़कर यूपी, बिहार से दिल्ली में रोजी रोटी कमाने आए हैं। 2 बातें मैं सुनिश्चित रूप से कह सकता हूं कि दिल्ली का जो गरीब तबका है, यानी निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, या और उससे भी नीचे वाला तबका, वो आज की तारीख में भी मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ है। ठीक है। और ये तबका बड़ा तबका है। ये मेरा मानना है कि 35-36% लोग हैं ऐसे, मतलब जो है। फिर इसके ऊपर जैसे जैसे आमदनी, इनकम लेडर की ऊपर आमदनी बढ़ती हुई होगी, मतलब जो है, वैसे वैसे वो और ऊपर जाते हैं तो उसमें भाजपा का समर्थन निकलने लगता है। तो ये स्थिति है। तो और मुझे लगता है कि महिलाओं में आम आदमी पार्टी के पास भाजपा के मुकाबले ज्यादा वोट है आज की तारीख में, बावजूद इसके कि अरविंद केजरीवाल ने बस भी फ्री की है और 2100 अगर आम आदमी पार्टी दे रही है, 2500 बीजेपी दे रही है, तब भी आप ये मान रहे हैं? ये जो राहत देने वाला मामला है, इसमें जो इनकम्बेंट पार्टी होती है, सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है, उसको एक बुनियादी फायदा होता है। अच्छा। बुनियादी फायदा इसलिए होता है कि लोग जानते हैं कि इसने हमें दिया है, जैसे लोग जानते हैं कि ये हमें दे रहा है। हाँ, महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, लोग जानते हैं कि ये हमें दे रहा है, इसने हमें दिया है, इसने ये वायदे पूरे किए हैं। लोग ये भी जानते हैं कि इसने ये वायदे पूरे नहीं किए हैं। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे चुनावी रणनीतिकार हैं जो इस मामले में दूसरे चुनावी रणनीतिकारों से कुछ खास तरह के हैं। जैसे कि वो मान लेते हैं कि हमने ये कहा, हम पे ये गलती हो गई,
हम इसके लिए माफी मांगते हैं। 2015 के चुनाव में उन्होंने माफी मांगी थी, पिछली बार हमें सरकार छोड़ के नहीं भागना चाहिए था, उसका उन्हें बड़ा सकारात्मक असर हुआ। इस बार उन्होंने मान लिया 3 काम हमने नहीं कर पाए। हाँ, ये मतलब ये होता नहीं है क्या? मतलब तो अब जब 3 काम नहीं कर पाए तो ये बिल्कुल साफ बात हो गई। वोटरों को पता है कि भाई एक तराजू है, एक तराजू पे वो काम रखे हुए हैं जो उसने बंदे ने किए हैं, एक तराजू वो काम रखे हुए बंदे नहीं किए। तो लोग अपने तोलेंगे, उन्हें लगेगा अगर ये 3 काम ही बहुत भारी हैं, प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, यमुना का प्रदूषण और कूड़े का प्रदूषण, यही 3 काम तो हैं, तो ये 3 काम हम नहीं कर पाए। तो वो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। तो वो अरविंद केजरीवाल का जो समर्थक वर्ग है वो इन 3, मुझे लगता है कि उन्होंने स्वीकारोक्ति कर ली, गलती अपनी मान ली और कहा आगे हम करेंगे। तो वो दरअसल वहां उनके नंबर जो कटने वाले थे वो बच गए। अच्छा, वैसे आमतौर पर वैसे होता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, आपने कभी नहीं सुना होगा भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया होगा भाई हम ये काम नहीं कर पाए। भाई काला धन कहाँ आया? उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। उनका हथकंडा दूसरा है, उस पर चुप रहते हैं, उसका कोई जवाब नहीं देते हैं, उसको डिस्कोर्स में नहीं आने देते हैं। बात ही बंद हो गई, काले धन की तो बात ही बंद हो गई। अब तो है ही नहीं काला धन। कह दिया भाई तो जुमला था हमारा, है कि नहीं? बताइए हमने 15 लाख पे था, वो 15 लाख पे था, काले धन पे तो बात ही नहीं हो रही है। नहीं, कोई भी पार्टी ये स्वीकार नहीं करती कि हमने काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने ये दिखाया है कि भाई हमने ये काम नहीं कर पाए। पर ये भी एक स्ट्रेटेजी है। ये भी स्ट्रेटेजी है कि भाई आप खुद ही मान लो पहले जाकर। स्ट्रेटेजी भी है और साथ में इससे क्या होता है कि आपको बहुत सारे फालतू सवालों का जवाब नहीं देना पड़ता। भाई आप अपने सकारात्मक पहलू हैं उन पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी जो गड़बड़ियां हम बता दी इस वजह से हम नहीं कर पाए। अच्छा, दिल्ली की जनता ये भी जानती है कि इनको बहुत से काम करने भी नहीं दिए गए, तो इससे एक तर्क बनता है, दलील बनती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे कोई बहुत ज्यादा बड़ा फायदा होता है, लेकिन ये चीजें जो हैं वो कुल मिला के आपको दूसरों से थोड़ा अलग करती हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली बार आपसे बात करेंगे हम जब वोटिंग हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव चौहान के साथ मैं शरद शर्मा स्वतंत्र हूँ।